साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आईबी महाविद्यालय अंतरराष्ट्रीय ई सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। संगोष्ठी का विषय समसामयिक और गौरवान्वित करने वाला है। हिंदी हमारी राजभाषा विश्व स्तर पर पहचान बना रही है, परंतु अपने ही देश में राष्ट्रभाषा बनने के लिए संघर्ष कर रही है। शब्द संपदा की दृष्टि से शब्द सागर के 11 भागों में लगभग 2,11,50,000 शब्द हिंदी की संपदा में शामिल हैं। हमारी राजभाषा विश्व स्तर पर पहचान जो अन्य किसी भी वर्णमाला में संभव नहीं है। यही प्रश्न आज के महाविद्वानों मनीषियों से हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि हिंदी भाषा विश्व स्तर पर पहचान बना पा रही है तो क्या यह फोनेटिक स्वर्ण टंकन लिप्यांकन मुद्रण प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में है अपने उन्नति के शिखर पर, या फिर विषय के तौर पर। क्योंकि अगर ये विषय के तौर पर विश्व में जानी जा रही है तो निसंदेह ही भारतीय संस्कृति विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बना रही है। क्योंकि अक्सर हम इस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, इस प्रश्न में उलझ जाते हैं कि हम भाषा पढ़ा रहे हैं या विषय। अगर हिंदी विषय के तौर पर विश्व स्तर पर जानी जाती है तो हमारे जितने भी महान कवि, महान साहित्यकार हुए हैं, वो सब सम्मान के लायक हैं। अब मैं एक विशेष अभिनंदन मेरे गुरुजी का, आज के बीज वक्ता डॉक्टर बाबूराम जी का, जो भिवानी विश्वविद्यालय से हमारे बीच पधारे हैं, प्रबंधक समिति के महासचिव LN मिगलानी जी का, डॉक्टर प्राचार्य अजय गर्ग जी का, आज की इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर शशि प्रभा जी का, डॉक्टर इसाक जी का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं डॉक्टर शर्मिला यादव हिंदी विभाग से अपने महाविद्यालय को संबोधित करते हुए आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सावित्री वशिष्ठ जी जो सिंगापुर से हैं, बीज वक्ता डॉक्टर बाबूराम जी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, मुख्य वक्ता डॉक्टर कुमुद शर्मा जी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रथम तकनीकी सत्र के अध्यक्ष महेश दिवाकर जी, द्वितीय सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रसाल जी, समापन सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, प्रसिद्ध साहित्यकार नॉर्वे से हैं हमारे बीच में, प्रबंध समिति के महासचिव LN मिगलानी जी, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय गर्ग जी, उप प्राचार्य डॉक्टर मधु शर्मा जी एवं इस ई सम्मेलन से जुड़ने वाले सभी साथियों प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारतीय दर्शन और वैदिक परंपरा के नीति नियमों का निर्वाह करते हुए आईबी महाविद्यालय की परंपरा रही है कि वो प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य समारोह दीप प्रज्वलन के साथ ही करता है, क्योंकि दीपक की लो सदैव ऊपर की ओर ही जाती है। ठीक उसी तरह मानव वृत्ति भी ऊपर की ओर उठे, यही अर्थ होता है दीप प्रज्वलन का। मैं दीप प्रज्वलन हेतु कॉलेज के प्रबंधक समिति के महासचिव LN मिगलानी जी, आज के हमारे बीज वक्ता आदरणीय डॉक्टर बाबूराम जी, डॉक्टर अजय गर्ग जी, उप प्राचार्य मधु शर्मा जी, डॉक्टर इसाक जी, डॉक्टर नरुला जी, तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या
वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती। दीप उजाला है, दीप आत्मविश्वास भी है, दीप समर्पण भी है, दीप मानव का अस्तित्व भी है। अब मैं डॉक्टर शशि प्रभा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं। वो संगोष्ठी के विषय में उसके उद्देश्य को हमारे साथ साझी करें। आइए। मैं प्राचार्य महोदय डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी और प्रबंध समिति के महासचिव श्रीयुत एल.एन. मिगलानी जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि पहले आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबूराम जी का हार्दिक अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र की मुख्य वक्ता डॉक्टर सावित्री वशिष्ठ जी, सुप्रसिद्ध साहित्यकार सिंगापुर। बीज वक्ता प्रोफेसर बाबूराम जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी। मुख्य वक्ता डॉक्टर कुमुद शर्मा जी, प्रोफेसर हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। प्रथम तकनीकी सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर महेश चंद्र दिवाकर जी, अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय साहित्य कला मंच मुरादाबाद। द्वितीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रसाल सिंह जी, प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू। समापन सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी, प्रसिद्ध साहित्यकार नॉर्वे। आईबी प्रबंध समिति के प्रधान श्रीयुत धर्मवीर बत्रा जी, उप प्रधान श्रीयुत बलराम नंदवानी जी, महासचिव श्री एल.एन. मिगलानी जी, प्राचार्य महोदय डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी, उप प्राचार्य डॉक्टर मधु शर्मा जी, IQAC संयोजक डॉक्टर मोहम्मद इशाक जी, उपस्थित प्राध्यापकगण एवं सम्मेलन में ऑनलाइन उपस्थित सभी प्रतिनिधि, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, वंदन, आभार। विश्व में हिंदी के बढ़ते चरण विषय पर हम सितंबर 2020 में सम्मेलन आयोजित करना चाहते थे, परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण ये संभव नहीं हो सका और इस वर्ष हमारा प्रयास सफल हुआ। यदि मैं इस सम्मेलन की प्रेरणा
और इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात करूं तो प्रेरणा हमें हिंदी दिवस से मिली है, और यदि उद्देश्य की बात करूं तो हम सबका जाना पहचाना हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाना है। क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा भी है, हमारी राष्ट्रभाषा भी है, और अपने ही देश में उपेक्षित है। जिस स्थान की अधिकारिणी होनी चाहिए थी वो स्थान उसे प्राप्त नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखें तो विश्व में हिंदी अपने चरण सशक्त रूप से आगे बढ़ा रही है। इसीलिए हमने प्रमुख विषय विश्व में हिंदी के बढ़ते चरण लिया है, और उससे संबंधित जो उप विषय हैं वो इस प्रकार से हैं। विश्व में हिंदी के प्रमुख प्रवासी साहित्यकार, विश्व में हिंदी की दशा और दिशा, विश्व में हिंदी पत्रकारिता, विश्व में हिंदी के विकास में सूचना और प्रौद्योगिकी, विज्ञापन हिंदी प्रचार का सशक्त माध्यम, हिंदी और मीडिया, हिंदी में बढ़ते रोजगार, और फिल्म उद्योग का हमारे हिंदी के प्रचार प्रसार पर प्रभाव। हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, और भाषा दिवस मनाना अपने आप में एक अनूठी बात है। पूरे विश्व में शायद कोई ऐसा देश होगा जो भाषा दिवस मनाता हो। भाषा तो विराट स्वरूपा है, क्या उसको कोई भूल सकता है, या हमें इसके लिए उत्सव मनाने की आवश्यकता पड़े? ऐसा भी नहीं है। फिर भी यदि हम इसे उत्सव के रूप में मना रहे हैं, ये तो ठीक वैसा होगा जैसे त्योहार पर हम अपने घर को सुसज्जित करते हैं। परंतु यदि हम इसका याद दिवस या मैं कहूं श्राद्ध दिवस मना रहे हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है। और हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही सुंदर पंक्ति में इसका उत्तर दे दिया है कि दिवस हमेशा कमजोर का मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस। कभी थानेदार दिवस तो नहीं मनाया जाता। इसी प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिए को शूल। क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक युग के हिंदी साहित्यकार को अपने ही देश में अपनी ही राजभाषा, अपनी ही राष्ट्रभाषा की वकालत क्यों करनी पड़ी? कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे जो उन्होंने ऐसा कहा, और मैं पहले उन्हीं बिंदुओं पर अपने विचार साझा करना चाहूंगी। हमारे संविधान के 17वें भाग के प्रथम अध्याय के 343 अनुच्छेद में हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा स्वीकार किया गया है, परंतु उसके साथ साथ 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा को सहभाषा बना दिया गया। 15 वर्ष भी बीत गए, स्थिति तो ज्यों की त्यों रही। तो सन 1967 में एक और संशोधन पारित कर दिया कि जो अहिंदी राज्य सरकारें हैं वो जब तक सर्वसम्मति से नहीं सहमति देती तब तक अंग्रेजी सहभाषा के रूप में बनी रहेगी। और इस प्रकार से जो हमारी हिंदी भाषा है वो राजनीति की भेंट चढ़ गई। राजनेताओं ने उस संशोधन को अपने अनुकूल कर लिया, और यही कारण है कि हमारी हिंदी उस स्थान की अधिकारिणी नहीं हुई। अब चीन और जापान तो है नहीं, भारत तो लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है।
दूसरा जो कारण मुझे लगता है, आजकल अंग्रेजी माध्यम का जमाना है। वैसे तो देखो, माध्यम का जो चुनाव है वो नितांत निजी फैसला है। माध्यम आप कोई भी ले सकते हैं, परंतु अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ भी हम अपनी हिंदी भाषा को रख सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम के पढ़े हुए बच्चों से अगर हम हिंदी का कोई आंकड़ा दे 63, 79, तो आगे से मुड़कर प्रश्न ये आता है कि ये कितना होता है। उनको हिंदी में गिनती नहीं आती। तो अगर माता पिता थोड़ा सा भी प्रयास करें तो वो अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी को भी अपना सकते हैं। भारतवर्ष की जब राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो इतनी हिंदी की उम्मीद तो की ही जा सकती है। बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो आपने देखा होगा मातृभाषा में चिड़िया को चिया चिया कह के पुकारता है, और वही बच्चा मतलब देखते ही मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उस बच्चे पर प्यार उमड़ पड़ता है। पर वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो माता पिता के मन में हीन भावना आ जाती है कि पड़ोसी का बच्चा तो अंग्रेजी बोल रहा है, कभी मेरे बच्चे को कमतर ना समझा जाए। और इस वजह से वो अपने बच्चे पर अंग्रेजी माध्यम को थोप देते हैं। अंग्रेजी जो नमस्ते है उसके स्थान पर गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सिखाना शुरू कर देते हैं। पर मेरी अपनी ये व्यक्तिगत भावना है कि जो नमस्ते में संवेदना और जो विनम्रता है वो इन विदेशी शब्दों में कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि भाषा सिर्फ वो नहीं है जो हमारी जुबान पर होती है। भाषा हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, हमारे आत्मबोध से जुड़ी होती है। और उदाहरण आपके सामने है कि जब जब भारतवर्ष में कोई आंदोलन चलाया गया तो उसके लिए या तो लोगों को क्षेत्रीय भाषा में जागृत करना पड़ा, या उनको जो अपनी हिंदी भाषा है खड़ी बोली, मेरठ से आंदोलन तो वहां खड़ी बोली से उनको जागृत करना शुरू किया गया। एक लोग अक्सर कहते हैं कि विज्ञान की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी में महारत करना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि आज हमारे भारतवर्ष में विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली तैयार हो चुकी है, पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। चाहो तो आप हिंदी माध्यम में भी विज्ञान की पढ़ाई कर सकते हो। चलो, पर मैंने ये तर्क मान लिया कि अंग्रेजी की पढ़ाई के विज्ञान की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी में महारत हासिल करना जरूरी है, तो मेरे मन में ये बात आती है कि हर बच्चे को वैज्ञानिक क्यों बनाना है? क्या उस बच्चे की अपनी कोई अभिरुचि नहीं है? माता पिता अपनी हीन भावना के कारण बच्चे पर अगर विज्ञान या अंग्रेजी को थोप दे तो वो तो उस बच्चे की कोमल भावनाओं का वध है, उस पर एक तरह से अत्याचार है। और अब की बार अगर आपने 15 अगस्त पर लाल किले से श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी को सुना होगा, तो उन्होंने भी इस 15 अगस्त को लाल किले से जो हमारी तकनीकी शिक्षा है उसको अपनी जो स्वदेशीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ाने के लिए उस पढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है, और उसके परिणाम हमें दिखाई भी दे रहे हैं। अभी मैं 4-5 दिन पहले खबरें सुन रही थी, तो हमारे जो 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, वहां के 8 विश्वविद्यालयों ने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है उसको हिंदी माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। तो उसके बाद यदि ज्ञान विज्ञान को हम हिंदी में पढ़ा भी दें तो अगली बात ये आती है कि वैश्वीकरण का जमाना है और वैश्वीकरण में संपर्क भाषा अंग्रेजी है, तो उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता।
चीन और जापान, पूरे विश्व बाजार पर उनका दबदबा है। उन्होंने तो ये दलीलें कभी भी स्वीकार नहीं की। हमारे भारतवर्ष में ही ऐसी दलीलें स्वीकार की जाती हैं। और वैश्विक स्तर की बात करूं तो इस बात का महत्व अधिक है कि बोलने वाला कौन है। आपने देखा होगा, श्रीयुत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अमेरिका, चीन और जापान गए तो वहां जाकर उन्होंने अपना भाषण हिंदी भाषा में दिया और 12 भाषाओं में अनुवादित करके उस भाषण को करोड़ों लोगों ने सुना और प्रशंसा भी की। आप अपने पूर्व गृह मंत्री, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, श्रीयुत राजनाथ सिंह जी, या इसी कड़ी में स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने भी विदेशों में जाकर अपना भाषण हिंदी में दिया। तो इससे उन्होंने सिर्फ देश की गरिमा में वृद्धि नहीं की, पर जो हमारी हिंदी भाषा है उसको भी महिमा मंडित किया है। और हमारी जो हिंदी भाषा है, अगर मैं वैश्विक स्तर पर देखूं तो अपने चरण बहुत ही दृढ़ता के साथ सशक्त रूप में आगे बढ़ा रही है। किसी कवि ने कहा है कि मैं भारत माँ के मस्तक पर सदियों से अंकित बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। और आज ये भारत के मस्तक की बिंदी पूरे विश्व के मस्तक पर सुशोभित हो रही है। आप देखोगे विश्व में 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, 1 अरब से ज्यादा लोग हिंदी को समझ सकते हैं और लगभग 22 देशों में, अपना ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिडाद, फिजी, नॉर्वे, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें हिंदी बोली जा रही है 22 देशों में। और यूएस के 45 विश्वविद्यालयों के साथ लगभग 200 विश्वविद्यालय में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 25 पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं और अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी भाषा तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। परंतु जो ये विदेशों में इतनी पल्लवित पुष्पित हो रही है, इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारे जो प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं, जो हमारी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी जी जान लगाए हुए हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, वो अपने घर में अपनी क्षेत्रीय भाषा या अपनी हिंदी भाषा में वार्तालाप करते हैं। और तीसरा, हमारे फिल्म उद्योग को दिया जा सकता है। हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारी जो फिल्में हैं, जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर है, स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका वहन की है। आज का युग कंप्यूटर और इंटरनेट का युग है, तो एक बार ऐसा लगा था कि हमारी हिंदी भाषा अपने पैर नहीं जमा पाएगी। पर आप देखो, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, हर छठा आदमी हिंदी का प्रयोग कर रहा है। और आजकल जो हमारी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ओरेकल है, IBM है, ये हिंदी के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार को देखकर और उसके साथ साथ अपने भारी मुनाफे को देखकर हिंदी के प्रचार प्रसार पर बल दे रही हैं। हमारे 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, 12वां अभी आसन्न है, फिजी में होगा। और इसमें आपने ध्यान दिया हो, जो हमारा 6ठा विश्व हिंदी सम्मेलन था वो लंदन में हुआ, और जो हमारा 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो न्यूयॉर्क में हुआ। तो उसने डंके की चोट पर सिद्ध कर दिया कि हमारी हिंदी भाषा को ना तो देश में खतरा है और ना ही विदेशों में कोई खतरा है। परंतु
एक बात है जो हमारे मन में अब भी अखरती है कि जो हिंदी भाषा है उसको अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। आप देखो, रूसी और अरबी बोलने वालों की संख्या हम हिंदी बोलने वालों की संख्या से आधी से भी कम है। रूसी और अरबी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा में दर्जा मिला है, हमारी हिंदी को अभी नहीं मिला है। पिछले 1.5 दशक से इस दशा में हमारी जो सरकार है वो कार्य कर रही है। विदेश राज्य मंत्री के निर्देशन में एक समिति का गठन किया गया है। इसी प्रकार से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और उसके साथ साथ जो हिंदी बोलने वाले देश हैं उनका एक संगठन बनाया जा रहा है। परंतु सरकार के साथ साथ यदि हम भी प्रयासरत होंगे तो जो लक्ष्य है वो बहुत ही आसान हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि आज हमारे साथ बहुत विद्वान, विदुषी, विद्वज्जन जुड़े हुए हैं जो आज इस सम्मेलन में ज्ञान गंगा प्रवाहित करेंगे और उस ज्ञान गंगा के प्रवाह में हम जो ज्ञान पिपासु चातक हैं वो रससिक्त होंगे और उनसे प्रेरित होकर हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देंगे। अंत में मैं सभी विद्वज्जनों का अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए कि हमारे नम्र निवेदन को स्वीकार किया। सभी प्रतिनिधियों का, आज 225 के लगभग प्रतिनिधि हमारे इस सम्मेलन से जुड़े हुए हैं, तो सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि बस कहने से कुछ लाभ नहीं, करके दिखाना है, दर्जा ऊंचा आज हिंदी का उठाना है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बड़ी सार्थकता के साथ आपने अपने विचार व्यक्त किए। परंतु मेरा एक प्रश्न भी है, बुद्धिजीवी हैं सब, हिंदी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही है, परंतु हम अपने हस्ताक्षर करते वक्त भी संकोच करते हैं कि हम हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, हम हिंदी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है, वहां भी कहीं ना कहीं हमें संकोच होता है। दूसरी बात, हिंदी जब हम स्कूलों में जाते हैं, अपने पेरेंट्स से बन के जाते हैं, वहां बोलते हैं, तब भी हमें सेम वही दिक्कत आती है। और तीसरी अहम बात, किसी भी संस्था में अगर कोई पोस्ट खाली है वो हिंदी की है तो खतरा उसी पे होता है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करवा के साइंस में ले जाओ या कहीं और ले जाओ। ऐसी मानसिकताएं आज भी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम वो नहीं है कि कागजी हिंदी है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे मानसिकता में अभी वो एक अपनाने का भरोसा नहीं आया, जज्बा नहीं आया है। विश्व स्तर पर पहचान है तेरी, सबसे ऊंची शान है तेरी, सबसे उत्तम वरमाला तेरी, फिर भी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है तू मेरी। अब मेरा विनम्र अनुरोध हमारे ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी से है कि वो मंच पर आए एवं आज के इस सम्मेलन पर अपने संभाषण से हमारा उत्साहवर्धन करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन स्तर के मुख्य अतिथि डॉक्टर सावित्री वशिष्ठ जी,
सुप्रसिद्ध साहित्यकार सिंगापुर, बीज वक्ता प्रोफेसर बाबूराम जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, जो आज हमारे बीच भी यहाँ पर आए हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर कुमुद शर्मा जी, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रोफेसर महेश चंद्र दिवाकर जी, अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय साहित्य कला मंच मुरादाबाद, डॉक्टर रिसाल सिंह जी, प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू। समापन स्तर के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शुक्ल, प्रसिद्ध साहित्यकार नॉर्वे। मैं डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन द्वारा अनुमोदित एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ई सम्मेलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विश्व में हिंदी के बढ़ते चरण में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं। मैं आईबी प्रबंध समिति के प्रधान श्री धर्मवीर जी बत्रा एवं महासचिव श्री एल.एन. मिगलानी जी का स्वागत करता हूं, जो हमेशा अपने कुशल मार्गदर्शन से संस्था की बेहतरी और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय के हिंदी विभाग के सदस्यों ने यह एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का पहल की। मैं महाविद्यालय की हिंदी विभाग की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एवं कॉन्फ्रेंस की संयोजिका डॉक्टर शशि प्रभा जी एवं सह संयोजक डॉक्टर गुरनाम जी, डॉक्टर सुनीता डांडा जी, डॉक्टर शर्मिला यादव जी, डॉक्टर जोगेश और आयोजक टीम के सभी सदस्यों को सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। कॉन्फ्रेंस में उपस्थित प्राध्यापकगण एवं सम्मेलन में ऑनलाइन उपस्थित डेलीगेट्स, जैसा कि मुझे बताया गया कि 200 से भी ज्यादा, 200 से भी ज्यादा प्रतिभागी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, वंदन एवं आभार। आईबी कॉलेज पानीपत ने मूल आधारित शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य के साथ 1967 में अपनी यात्रा शुरू की। तब से कॉलेज हमारे समर्पित प्रबंधन के अथक और निरंतर प्रयास से आगे बढ़ रहा है। इस कॉलेज के पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है कि इस महान संस्था द्वारा समाज को दी गई सेवाओं को अलग अलग स्तर पर कई जगह मान्यता मिली है। पिछले 54 वर्षों के अस्तित्व के दौरान कॉलेज ने महान शिक्षाविद, डॉक्टर, वैज्ञानिक, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, प्रशासक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ी, कलाकार, प्रतिबद्ध राजनेता आदि जैसे पेशेवर यहाँ से पैदा किए हैं, जो किसी न किसी तरह देश की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान समय के साथ तालमेल रखते हुए कॉलेज सफलतापूर्वक BCA, BBA, BSc जैसी रोजगारमुख पाठ्यक्रम चला रहा है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री को अधिक उपयोगी बनाने के लिए कॉलेज में छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, टैली, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग जैसे अन्य सर्टिफिकेट कोर्स भी ऑफर किए जाते हैं। विश्वविद्यालय में हमारे द्वारा प्राप्त मेरिट पोजीशंस की लगातार बढ़ती संख्या, खेल और सांस्कृतिक NCC, NSS गतिविधियों के क्षेत्र में हासिल की गई विशेषताएं कॉलेज के प्रगतिशील ग्राफ का जीता जागता प्रमाण है। ऐसी उपलब्धियों के लिए कॉलेज का पूरा स्टाफ श्रेय का पात्र है। किसी भी देश की प्रगति की भाषा की अहम भूमिका होती है और हिंदी की ऊर्जा उसकी व्यवहारिक उपयोगिता है। वैसे तो हिंदुस्तान में कई भाषाएं बोली जाती हैं, पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी पहले नंबर पर है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, अपितु यह हमारी संस्कृति और संस्कारों की संप्रेषक भी है। हिंदी देश की एकता का सूत्र है और संवाद का लोकप्रिय माध्यम भी है। यदि हिंदी को भौगोलिक सीमाओं से निकालकर विश्व पटल पर रखकर उदारता से देखें तो यह किसी भी मायने में कम नहीं है। हिंदी नेपाल, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस और कनाडा में काफी लोकप्रिय है। अत्यंत गर्व का विषय है कि दुनिया की 20 सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएं हैं और उनमें से हिंदी
पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। विश्व में इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। 21वीं शताब्दी अपने साथ नई चुनौतियां तो लेकर आई ही है, नई संभावनाएं भी लेकर आई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना भी इसके विस्तार का एक सूचक है। वस्तुतः हिंदी का विस्तार अपनी आंतरिक शक्ति, गुणवत्ता, सरलता एवं लोकप्रियता से विश्व पटल पर हो रहा है। भारत के इतने बड़े बाजार से संपर्क स्थापित करने के लिए और अपने उत्पादों और सेवाओं को भारत में पहुंचाने के लिए विदेशी कंपनियां भी हिंदी का प्रयोग करती हैं, जो कि हिंदी के लिए शुभ संकेत है। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा, ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं जहां हिंदी का वर्चस्व ना हो, जिसकी वजह से हिंदी जानने वालों की मांग बढ़ रही है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व पटल पर हिंदी में ही भाषण देते हैं और संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट पर हिंदी भाषा में ही प्रसारण करता है। हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण गूगल ने भी हिंदी में बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराई है। आजकल जैसा हम जानते हैं फेसबुक बहुत पॉपुलर माध्यम है, इंग्लिश में होता है। इसी का एक पैरेलल हमारे पास शेयर चैट, जो पूर्णतः हिंदी में सामग्री उपलब्ध है और जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि लगभग 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं जो शेयर चैट पे फॉलो करते हैं। आज के इस ई सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों, शोधार्थियों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करना है ताकि वो विषय से संबंधित अपने विचार साझा कर सकें। हिंदी की पूरे विश्व के देशों में और उसकी व्याप्ति, उसकी दशा और दिशा, हिंदी में रोजगार आदि पर जो आज चर्चा होगी उससे निश्चय ही आप लोग लाभान्वित होंगे। मैं सभी अतिथियों, प्रतिभागियों का पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा ये प्रयास अवश्य सफल होगा। और अंत में अपने हिंदी विभाग के लिए 4 लाइनें बोलता हुआ अपना स्थान लूंगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक सकारात्मक सोच के साथ साथ पग पग पर आपने हमारा एक कुशल मार्गदर्शन भी किया है, इसलिए मैं 2 पंक्तियां आपके लिए बोलना चाहूंगी। हृदय और बुद्धि का समन्वय है आप, इस कॉलेज का अस्तित्व है आप, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है आप। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के बीज वक्ता डॉक्टर बाबूराम जी, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं, मैं उनका परिचय अब मैं आज की इस सम्मेलन संगोष्ठी की ई स्मारिका के विमोचन के लिए कॉलेज के प्रबंधक समिति के महासचिव एलन मिगलानी जी, प्राचार्य डॉक्टर अजय गर्ग जी, संयोजिका डॉक्टर शशि प्रभा जी, डॉक्टर मधु शर्मा जी, डॉक्टर इसाक जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी यादें साझा करें। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हमारे बीच में डॉक्टर बाबूराम जी बीज वक्ता के तौर पर पधारे हैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी से। मैं उनका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हो गया परिचय।
धन्यवाद डॉक्टर शर्मिला जी। आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय पानीपत एवं उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला के संयुक्त तत्वावधान में विश्व में हिंदी के बढ़ते चरण विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन में उपस्थित देश विदेश के हिंदी सेवी, हिंदी प्रेमी, महाविद्यालय की प्रबंधक समिति के सम्मानित महासचिव श्री मिगलानी जी, इस महाविद्यालय के प्रतिष्ठित प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी, कार्यक्रम की संयोजिका एवं हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर शशि प्रभा जी, IQAC के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर इशाक जी, महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर मधु शर्मा जी और इस ई सम्मेलन में सहयोग प्रदान करने वाले आयोजन समितियों के सभी सदस्य, शिक्षक साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया कर्मियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में आईबी महाविद्यालय ने भी एक ई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मैं महाविद्यालय की पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। विश्व पटल पर किसी भी राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा से होती है। भाषा संस्कृति से प्रभावित होती है और संस्कृति दर्शन और साहित्य को प्रभावित करती है। हिंदी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा विश्व में अपनी पताका लहराती रही। आधुनिक काल में हिंदी उसकी प्रतिनिधि है। जिस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की लोकप्रियता और राष्ट्रीय एकता की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, उसी प्रकार लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, उसमें भी हमारे भारत के शीर्षस्थ नेतृत्व के माध्यम से हिंदी में संदेश देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को पूरे विश्व से जोड़कर उसकी प्रासंगिकता को सार्थक किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी भाषा का स्रोत वैदिक साहित्य, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं हैं। राजनीतिक कारणों से हिंदी भाषा में अरबी फारसी की धाराएं भी एकाकार हो गई हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य के कारण यूरोपीय भाषाओं की शब्दावली हिंदी में आत्मसात हो गई है। संसार में लगभग 6000 भाषाएं, जनपदीय बोलियां, लोक भाषाएं और प्रांतीय भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी की यात्रा हिंदी से हिंदुई, हिंदवी, रेखता, उर्दू, हिंदुस्तानी, दखनी, खड़ी बोली और इंग्लिश तक आते आते बदलते स्वरूपों में
हिंदी अनेक उतार चढ़ाव झेलती हुई उत्तरोत्तर विकसित हो रही है। हिंदी जनभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के विभिन्न चरणों को पार करके अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने की ओर अग्रसर है। विश्व पटल पर हिंदी को नई दृष्टि मिल रही है। हिंदी भाषा पर जैसा कि डॉक्टर शशि प्रभा जी ने बहुत ही विस्तार से बताया है, मैं की नोट एड्रेस के माध्यम से प्रमुख बिंदुओं पर ही चर्चा करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले सत्रों में उन बिंदुओं पर चर्चा हो और मंथन करके इस अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन का निष्कर्ष निकाल लिया जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विश्व में हिंदी भाषा का जो स्वरूप है उसको निम्नलिखित 4 चरणों में, क्योंकि विषय हिंदी के बढ़ते चरण हैं, 4 चरणों के द्वारा उसको समझा जा सकता है। पहली बात, लोक भाषाओं का समुच्चय। दूसरा बिंदु, हिंदी भाषी राज्यों की भाषा। तीसरा, अहिंदी भाषी राज्यों की संपर्क भाषा। और चौथा, भारत की राजभाषा हिंदी। और पांचवा, अंतरराष्ट्रीय भाषा कह लीजिए, विश्व भाषा कह लीजिए। जहां तक लोक भाषाओं का समुच्चय है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। महापंडित राहुल सांकृत्यन ने सिद्धों के दोहा कोश और समस्त उत्तर भारत की आर्य भाषाओं को हिंदी का पूर्व रूप माना है और उन्होंने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की भाषा में भी हिंदी दिखाई पड़ती है। रासो काव्य की भाषा डिंगल पुरानी राजस्थानी है। मध्यकाल में 2 भाषाएं पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर चलती थी, एक अवधी, दूसरी ब्रज भाषा। अवधी में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम और श्री रामचरितमानस का नाम लिए बिना हम हिंदी के चरणों की चर्चा नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जब हम ब्रज की बात करते हैं तो अष्टछाप के कवि सूरदास और उनके जितने भी और कवि हुए हैं उनको भी इसमें समाहित किया जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति ठाकुर की पदावली की बात हम करते हैं। असम, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में इसका प्रभाव भी हमें हिंदी के ऊपर देखने को मिला है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय, विद्यापति की पदावली, ये भी ब्रज भाषा से प्रभावित रहे हैं। और युग युगांतर से, क्योंकि आज भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भारतीय भाषाएं हैं और उन भाषाओं में से भी जब हम बंगला की, मराठी की, गुजराती की, उड़िया की, असमिया की बात करते हैं, पंजाबी की बात करते हैं, दक्षिणी की बात करते हैं, इन पर भी हिंदी का न्यूनाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही हरियाणवी भाषा की हम बात करते हैं। हरियाणवी का भी हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको एक बहुत बड़े पुरातत्वविद वासुदेव शरण अग्रवाल भी इस बात को मानते हैं। ये जो मेरठ जनपद की जो बोली है, सारे मेरठ तक जो है हिंदी की बात, कौरवी की बात जिसको हम कौरवी कहते हैं, कौरव प्रदेश की बात हम करते हैं। हरियाणवी का भी हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है और यही कहा जा सकता है कि लोक भाषाओं के समुच्चय के रूप में बोलियों का, लोक भाषाओं का और जनपदीय भाषाओं का जो साहित्य है वो हिंदी भाषा का श्रृंगार है। उसने हिंदी के शब्द भंडार में
अभिवृद्धि की है। हिंदी भाषी राज्यों की भाषा, हम आमतौर पर 10 राज्यों को हिंदी भाषी राज्य मानते हैं। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी प्रांतवाची भाषा नहीं है, हिंदी देशवाची भाषा है। इसके साथ ही जो हम बात करते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों की संपर्क भाषा, लिंगुआ फ्रैंका, लिंक लैंग्वेज, भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व भी, चाहे वो ब्रज भाषा के रूप में, चाहे उर्दू के रूप में, ये भाषा प्रचलित रही है। और इसमें तीर्थ यात्रियों का और साधु संतों का बहुत योगदान रहा है। ये कहा भी जाता है कि महाराष्ट्र के संत जब करताल लेकर कीर्तन और भजन किया करते थे तो बीच बीच में वो हिंदी के पद गा करके श्रोताओं में अभिनव हिलोरें पैदा किया कर देते थे। और असम के जो वैष्णव कृष्ण भक्त कवि शंकरदेव और महादेव हैं, उन्होंने तो ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें हम ये देखते हैं कि पंजाबी का भी हिंदी के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय भाषाओं की दृष्टि से, क्योंकि चंदवरदाई रहने वाला तो लाहौर का था, पंजाब का था, लेकिन पृथ्वीराज रासो की रचना उसने डिंगल भाषा में की। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी की जो रामावतार है, कृष्णावतार है, चंडी चरित है, वो पंजाबी में नहीं है, वो ब्रज भाषा में है। गुरुमुखी लिपि में हिंदी साहित्य की प्रचुर मात्रा में मिलता है और उसने हिंदी को आगे बढ़ाया है। हिंदी भाषियों का भी हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत की राजभाषा हिंदी, आप सभी लोग जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होते ही ये प्रश्न उठा कि भारत की राजभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा क्या बनाई जाए, क्योंकि अंग्रेजी तो साम्राज्यवादियों की भाषा है, हमारे ऊपर लादी गई भाषा है, और राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र का राष्ट्र गौरव होती है। तब ये विचार आया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और देवनागरी लिपि में होगी। ड्राफ्ट इस तरह का बना था, लेकिन राजनीतिक कारणों से राजभाषा के स्थान पर उसे ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा घोषित किया गया, जो अभी मैडम ने बताया था कि 15 साल के लिए, और वो अवधि आज तक समाप्त नहीं हुई है। एक और बात, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आज का युग है, ग्लोबलाइजेशन का है, भूमंडलीकरण का है, उदारीकरण का है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का युग है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का युग है, सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में, इस विज्ञान और तकनीकी के युग में हम देखते हैं कि मीडिया की जो है किस प्रकार से भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं। और साथ में हम ये देख रहे हैं कि इस विज्ञान और तकनीकी के युग में हिंदी आज विश्व बाजार में अपना परचम लहरा रही है, उसको नई गति मिल रही है। उसने विश्व बाजारवाद को प्रभावित किया है और पूरे विश्व में हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आज हिंदी की अवहेलना नहीं कर पा रही हैं, उनकी आवश्यकता है। जहां तक अंतरराष्ट्रीय भाषा की बात है, विश्व भाषा की बात है, हम ये देखते हैं कि संसार में 3 भाषाएं सबसे अधिक बोली जाती हैं। उनमें चीनी, जिसको मंदारिन हम कहते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन जब हम लगभग 100 साल पहले की बात करते हैं और लंदन से एक शोध प्रबंध लिखा गया था, बंगला का उद्भव और विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज,
वो वहां से डिलीट जो है हमारे एक भाषा वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन उन्होंने 100 साल पहले ही ये बात बता दी थी कि मध्य देश की जो भाषा है हिंदी जो है, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का तो प्रचार प्रसार करती है, लेकिन अब 100 साल के बाद स्थितियां बदल चुकी हैं। आज हिंदी तीसरे नंबर पर नहीं है जो 100 साल पहले थी। अब नए जो आंकड़े हैं आपके सामने, अब हिंदी जो है वो पहले स्थान पर है। पूरे विश्व में हिंदी को बोलने वाले, हिंदी को समझने वाले, हिंदी में लिखने वाले, काम करने वाले पूरे विश्व में पहले नंबर पर हैं। क्योंकि आज हिंदी का वैश्विक दायरा बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व में लगभग 28,000 संस्थाएं हिंदी में काम कर रही हैं, हिंदी का प्रचार और प्रसार कर रही हैं। 6 समाचार पत्र विदेशों में पढ़े जाते हैं। और उसके साथ ही अभी बात हुई थी फिल्म इंडस्ट्री की। फिल्म इंडस्ट्री ने हिंदी को बड़ा लोकप्रिय बनाया है। हम देखते हैं कि चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की बात है, मनोरंजन उद्योग की जब हम बात करते हैं, बॉलीवुड फिल्मों की बात हम करते हैं और गानों की धुनों की बात जब हम करते हैं, तो हमें पता Thank you.